अस्सलाम वालेकुम। सबक आमोज़ कहानियों और इस्लामिक वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही, फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज़। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं कार में आकर बैठ गया। आकर मैं अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैं कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी, मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं। पूछूंगा, क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूँगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप मुझे पागल लग रहे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा, हाँ पागल ही हूँ, सब मुझे पागल ही समझते हैं। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, फिर पर्स से 30,000 निकाले और उसके हाथ पर रखे। वो हैरान थी, कहने लगी, मैंने नहीं लेने, आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पर एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोक के बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया जिंदगी ने? यह सुनना था कि उसकी आंखें नम हो गई, जैसे कोई क़यामत गिर गई हो। मैं समझ चुका था कि कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला, कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़ कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा, बताया, मेरा नाम इरफान है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उससे जब यकीन हो गया कि परेशानी वाली कोई बात नहीं, तो बताने लगी, शोर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बूढ़े से मेरी शादी करवाई, उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शोर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर भटकने लगी। न छत थी, न रोटी थी, भूखा अफलास थी। सर पर खड़ी थी, एक साहिब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। न चाहते हुए भी माँ की ममता औलाद की सताई हुई क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज़ जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़ कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी, मैं ज़माने की बेइज्जती महसूस कर रहा था। इसके सर पर हाथ रखो, इसको कहा, इरफान तुम्हारा भाई है, आज से तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, उसके घर पहुंचा। बेटियां सोई थी, बहुत प्यारी थी, गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं, आप कौन हैं? मैं उसे अपने ऑफिस ले आया।
वो दुआएं देने लगी झोली उठाकर, न जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उससे कहा जाकर सो जाएं। अपने ऑफिस रूम में गया, मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जब एक लड़की अपने शोहर से झगड़ा कर रही थी कि उससे कह रही थी मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं, ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था अपने घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को, तलाक़ें लेना आसान है लेकिन उसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी जेठानी से लड़ाई। ये हर घर की बात है। इसका हरगिज़ मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। एक वक्त आता है कि न भाई हाल पूछते हैं न सकी बहनें, सब वक्त के साथ चेहरे के नकाब बदल लेते हैं। मैं हर जगह हर किसी को थामने के लिए खड़ा नहीं मिलूँगा। हम सफ़र कैसा भी है वो तुम्हारी डाल है। शादी के बाद सगे भाई से खर्चा लेना भी भीख मांगना जैसे लगता है। मेरी बातें वो औरत समझ सकती है जिस पर ऐसा कुछ गुजरा। हम सफ़र जैसा भी है वो तुम्हारा लिबास है। याद रखना ज़माने के लिए तुम सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा हो। वो ज़माना गुजरे, मुद्दत हुई जब रिश्तों का पास रखा जाता था। अब रिश्तों से खेला जा सकता है, हवस पूरी की जा सकती है, फिर फेंक दिया जाता है। हाँ, किस्मत में लिखा हम बदल नहीं सकते लेकिन किस्मत खुद भी लिख सकते हैं। सब्र, बर्दाश्त और झुक कर। बस आखिर में एक बात कहूँगा, अगर तुमको पेट भरने के लिए चार दीवारी से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अगर तुमको जिस्म नहीं बेचना पड़ रहा, अगर तुम्हारे सर पर चादर है, अगर लोग तुम्हारा सौदा नहीं करते और अगर लोग तुमको वेश्या नज़र से नहीं देखते, अगर तुम्हारा दामन पकीज़ा है, अगर तुम रात को महफूज पनाहगाह में सोती हो तो न करना बर्बाद अपना आशियाना, वरना रोन तीर जाओगी, नोच चली जाओगी। जो तलाक लिए बैठी हैं पूछो उनसे, वो सोच रही होती है न जाने कितने बच्चों के बाप की हम सफ़र बनूंगी, न जाने वो कैसा सलूक करेगा। और फिर सारी ज़िंदगी ये ताना सुनते गुजर जाती है कि इतनी अच्छी होती तो तलाक क्यों लेती। वीडियो अच्छी लगे तो ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।